हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज है संडे। संडे को वैसे तो होता है फन डे, बट हम इसे थोड़ा सा बनाएंगे स्टडी डे, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर इनकी रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती तो इनको कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो गुरुकुल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है आपके करंट अफेयर्स की। दैट्स वाई हम आज को भी थोड़ा सा स्टडी डे ही बनाएंगे। तो इसमें हमारा जो शेड्यूल होगा वो सेम है जो कि पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी 3 दिनों से, कि पहले तो करंट डे होगा, उसके बाद कुछ टॉपिक्स होंगे जो इस दिन के इम्पॉर्टेंट हैं, और उसके बाद एक स्टैटिक टॉपिक जो कि स्टेट वाइज चल रहा है जिसमें हम कर रहे हैं कवर नेशनल पार्क। तो आज है वारी गुजरात की। गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 3 स्टेट कवर हो चुकी हैं जिसमें है केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि आज जो हमारी लैंग्वेज है वो क्यों चेंज हो गई, क्योंकि इससे पहले डेली जो भी डिस्कशन होती है वो टोटली पंजाबी लैंग्वेज में होती है। आज हिंदी में इसको कंडक्ट करने का एक लॉजिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा कर रही हूँ, बिकॉज आज है वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ 1975 में, जब 10 जनवरी 1975 को फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया। और उसको इनॉग्रेट किसने किया? हमारे जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कौन भूल सकता है? उन्होंने बहुत कुछ ऐसे काम किए जिनको हम कभी भी नहीं भुला सकते, जैसे कि उस टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 1/3 पार्ट ही चेंज कर दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? कुछ अमेंडमेंट्स की, काफ़ी सारे चेंजेस किए, जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 1/3 पार्ट ही चेंज हो गया। उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने ही 10 जनवरी को फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था। दैट्स वाई हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है। आज वर्ल्ड हिंदी डे है, दैट्स वाई हमने इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया। अब हम अपना रेगुलर शेड्यूल कंटिन्यू करते हैं। Which Union Ministry launched the Longitudinal Aging Study of India Report? Longitudinal Aging Study of India Report पब्लिश की गई है, वो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने पब्लिश की है? अगर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग की गल करिए तो ओबवियसली किस नाल रिलेटेड होएगा कि जदों ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਏजिंग ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ सोसाइटी ते की इंपैक्ट पैंदा, इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो की इंपैक्ट पैंदा, एंड हैल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू तो की इंपैक्ट पैंदा। उन्हां चीज़ों नूं स्टडी करन दे लई ही ये जो रिपोर्ट है उसनूं पब्लिश किया गया। इस दे नाल अर्थ साइंस तो ओबवियसली लिंक नहीं करेगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिजनेस हो गया तो बिजनेस भी ये लिंक नहीं करेगा, MSME भी लिंक नहीं करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसनूं प्रेजेंट किया गया, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट। लासी रिपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इट इज़ अ फुल स्केल नेशनल सर्वे ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हेल्थ, इकनॉमिक एंड सोशल डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एजिंग की फुल फ्लैज स्टडी की गई है कि जो पॉपुलेशन एजिंग होंगी है, जिमें पॉपुलेशन डे बाय डे उहदी एजिंग होंदी रहिंदी है, उस दे नाल जो उस कंट्री दे हैल्थ, इकनॉमिक ते सोशल डिटरमिनेंट्स ते की इफेक्ट पैंदा। इस रिपोर्ट नूं कमीशन किया गया सी 2016 दे विच, उस तो बाद रेगुलर कंटिन्यू हो रही है। एंड इंडिया जिहड़ी फर्स्ट ते वर्ल्ड दी लार्जेस्ट एवर सर्वे बनिया कंट्री का, जिहदे विच इस तरह का डाटाबेस तैयार किया गया जिहदे विच अलग अलग डोमेन्स नूं स्टडी किया जांदा, जिवें कि सोशल हैल्थ ते इकनॉमिक वैलबींग दी। क्योंकि अगर इस तरह की रिपोर्ट होएगी उहदे अकॉर्डिंग अपने कोल डाटाबेस होएगा, जिहड़ी पॉपुलेशन आ किन्नी एजिंग हो रही है, उस एजिंग के नाल की इंपैक्ट पै रहे हैं, तो उसकी हैल्प नाल डेटाबेस की नाल काफ़ी सारे ये प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं, वो जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उन्होंने सोशल हैल्थ ते इकनॉमिक वैलबींग के लिए। दैट्स वाई यदी इंपॉर्टेंस हो जाती है। याद रखना किसने प्रेजेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिहदे अपने मिनिस्टर हैगे ने हर्षवर्धन। नैक्सट,
In January 2020, which state has declared the whole state controlled area in view of the outbreak of avian influenza bird flu affecting birds including poultry in the neighboring states? तो ये जो टॉपिक है ना, ये अपने ਨਾਲ बहुत लिंक्ड है, क्योंकि जनवरी 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ उसने अपनी पूरी स्टेट ਨੂੰ एक कंट्रोल्ड एरिया ਦਾ टाइटल देता, मतलब अपने जो स्टेट है उसਨੂੰ कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर करता। क्यों ਕੀਤਾ? क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है एवियन इन्फ्लुएंजा ਜਿਹੜਾ वर्ड फ्लू है वो चल रहा है ਕਿਹੜੀ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, MP हो गया। तो इन्हां चीज़ों ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਚੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੀ पंजाब स्टेट। तो पंजाब स्टेट कहती है कि असी पहला ही एक स्टैप अगे चलांगे, असी अपनी स्टेट नू कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर कर देंगे ताकि जिहड़ा ये बर्ड फ्लू है वो पंजाब दे विच एंटर ही ना हो सके। बिकॉज जिहड़े अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ना वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तुहाडे तो अगे हाँ, तो वो कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बैटर दैन क्योर, कि क्यों मैं अपने पैसे वेस्ट करा जो बर्ड फ्लू आ जाए, क्यों ना मैं इसनूं पहलां तो ही रोक देवां। सो उन्होंने पूरी स्टेट नू कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर करता। कंट्रोल्ड एरिया का मतलब की हुंदा वो भी आपां देखांगे। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया? ऑप्शन डी, अपनी प्यारी पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द होल स्टेट कंट्रोल्ड एरिया इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक। तो ये की होएगा कंट्रोल एरिया के लिए? तो जो भी ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, मतलब पंजाब गवर्नमेंट मीट का इंपोर्ट करती है बाकी स्टेट तो, इंक्लूडिंग पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, अनप्रोसैस्ड पोल्ट्री मीट हो गया। सो सब कासे नूं बैन करता। 15 जनवरी 2021 तक ये सब तरह का मीट का जोड़ा इंपोर्ट है वो बैन रहेगा, क्योंकि अगर मीट ही नहीं आएगा, पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स ही नहीं आएंगे, जो वर्ड्स ही नहीं आएंगे, तो आउटब्रेक कित्थों आएगा, बीमारी कित्थों आएगी? वैसे तो अगर फ्लू ने फैलना तो किसी भी तरह फैल सकता, बट गवर्नमेंट ने जिवें पहला किया सी ना, जो कोविड-19 आया सी, तो सब तो पहली स्टेट बनी सी इंडिया की करफ्यू जो इंप्लीमेंट करने वाली पंजाब गवर्नमेंट। सो उस लैगेसी नूं कंटिन्यू कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। पहली स्टेट जिन्हें कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर करता। सो याद रखना अपने पंजाब दे नाल लिंक्ड हैगा। नैक्सट अगर आप देखिए पंजाब की कुछ बेसिक जी इन्फॉर्मेशन। पंजाब की अगर CM की गल करिए, आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, एंड गवर्नर जिहड़े आ VP सिंह बदनौर, जिहड़े कि अपनी जो कैपिटल है चंडीगढ़ एंड UT उसके लैफ्टिनेंट गवर्नर भी हैगे ने VP सिंह बदनौर। लोक सभा ने सीटां 13, राज्य सभा ने सीटां 7, एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किहड़ियां 22। एंड तुसीं देखना कि रीसेंट जिहड़ी स्टेट बनी डिस्ट्रिक्ट बनी सी 22nd डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम की है, ये तुहाडा काम हैगा। Next, how many ministries have partnered for the Toycathon initiative which was recently launched? तो किन्नियां मिनिस्ट्रीज पार्ट हैगियां ने टॉयकैथॉन इनिशिएटिव दियां जिसनों रिसेंटली लॉन्च किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसनों डिटेल दे विच स्टडी करांगे कि ये इनवॉल्व है, किहड़ियां मिनिस्ट्रीज इनवॉल्व ने, किस मैटर दे नाल लिंक्ड हैगा, किहड़े दे मोटिव्स हैगे, सब कासे दी डिस्कस होएगी इससे जो नैक्सट स्लाइड के उपर। सो इस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरियां 6 मिनिस्ट्रीज इनवॉल्व है ने। 6 मिनिस्ट्रीज मिल के इस टॉयकैथॉन इनिशिएटिव नू प्रमोट कर रही हैं, चला रही हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ IB एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये 6 मिनिस्ट्री के नेम ने जिन्हों ने मिल के इस इनिशिएटिव नू लॉन्च किया, जिसका नाम है टॉयकैथॉन 2021। हुण टॉयकैथॉन, टॉय मतलब जो खिलौने होंदे ने, उन्होंने लिए एक हैकाथॉन है, उन्होंने लिए एक इनिशिएटिव है ताकि जो अपने टॉयज़ बनते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन अपनी जो नेशन है उसकी नींव होंदे ने। जदों चिल्ड्रन नू इन्हां सब चीज़ों की नॉलेज होगी, जिवें कि अपने इंडिया का कल्चर हो गया, अपने इंडिया की हैरीटेज होगी, अपने इंडिया के एथिक्स हो गए, लोकल फोक हो गया, तो उन्होंने डिवेलपमेंट उस अकॉर्डिंग हो सकती है। सो उस चीज़ के लिए ही टॉय हैकाथॉन लॉन्च किया गया, जिहदे विच की है टॉयज़ की मैनुफैक्चरिंग इस तरह होएगी ताकि उन्होंने लोकल एरिया का फोक
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੋਇਜ਼। तो इस तरह ਦੇ ਟੋਇਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਗੇਮਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਿੰਕਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਲਜਸ ਦੇ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਟॉय एक्सपर्ट हो गए, उन्होंने सब नूं इहदे विच इनवॉल्व किया जाएगा ताकि वो डिजाइनिंग कर सकन टॉयज़ की। तीन इहदे विच वेरिएंट ट्रैक्स होणगे, जूनीयर लैवल, सीनियर लैवल ते स्टार्टअप लैवल। ये तीन इहदे बेसिक जिहड़े मेन ट्रैक हैगे आ। नैक्सट बैनीफिट की होणगे, इट विल हैल्प इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब फॉर टॉय एंड गेम्स। इंडिया नूं हैल्प करेगा कि वो एक तरह की ग्लोबल हब बन सके। ग्लोबल हब मतलब कि इंडिया के टॉय सब किते विकन, इंडिया के टॉयस ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके, अलग अलग कंट्रीज़ नूं इंपोर्ट करन, जो कि इस टाइम चाइना कर रहा। अगर आप कोई टॉयस खरीदने हैं ना, वो चाइनीज़ मेड होंगे, क्योंकि चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है टॉयज़ ਦੇ ਵਿੱਚ अलग अलग तरह के टॉयज़ बनाते हैं। सो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया जोड़ा कि अपना चल ही रहा टाइटल आत्मनिर्भर भारत, तो वो अंडर ही इसनों इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि अपने ही टॉयज़ बनन, आप सैल्फ डिपेंडेंट भी हो सकीए, क्योंकि अपने जो 136 करोड़ जनता है तो उत्थे किन्ने बच्चे होंगे, उन्होंने सब नूं टॉयज़ की जरूरत होंगी है। एक तो उन्होंने नीड नूं पूरा किया जा सके, प्लस बाकी कंट्रीज़ नूं भी आपां इहदा एक्सपोर्ट कर सकीए। प्लस ਇਹਦਾ एक होर मोटिव है, क्योंकि अगर तुसीं सुनिया होवे जिहड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसनों किस के थ्रू करवाया जाना, उसनों एक्टिविटी के बेसिस ते करवाया जाना। मतलब अगर आप टॉयज़ की हैल्प नाल उन्होंने अपने कल्चर हैरीटेज की नॉलेज दे सकीए तो उन्होंने लर्निंग जी एक्टिविटी बेस्ड हो सकेगी। सो उस मोटिव नूं भी पूरा करने लई ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। सो ये बेसिक 9 थीम हैगे ने जिन्होंने ध्यान में रख के इस इनिशिएटिव नूं रन कराया जाना। तो ये पहला है इंडियन कल्चर, हिस्टरी ते नॉलेज। इंडिया दे कल्चर, हिस्टरी, एथिक्स ते जिहड़े इंडिया दे अलग अलग हैरीटेज है उस दे बारे हो गया। नैक्सट लर्निंग एजुकेशन ते स्कूलिंग भी इहदा पार्ट है। उस बार सोशल ते ह्यूमन वैल्यूज़ नूं भी ध्यान में रखना है। दैन ऑक्यूपेशंस एंड स्पैसिफिक फील्ड हो गई, दैन इन्वायरमेंट हो गया। आफ्टर दैट दिव्यांग, दिव्यांग की होंगे जिहड़े ਜਿਹੜੇ डिफरेंटली एबल्ड परसनस होंगे ने तो उन्होंने भी इग्नोर नहीं करना। उस तो बाद फिटनेस एंड स्पोर्ट्स हो गया। नैक्सट आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग, मतलब एक इदा की चीज़ जी कि नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं सोचता, ठीक है। सो उस तरह की थिंकिंग डिवेलप करने के लिए नैक्सट है रीडिस्कवरिंग, रीडिजाइनिंग ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज़। इंडिया के ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज़ नूं ही रीडिस्कवर करना है, रीडिजाइन करना। सो ये बेसिक थीम हैगे ने जिहड़े कि टॉय हैकाथॉन दे लई इंपॉर्टेंट है। नैक्सट टॉपिक, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिप्लॉयड इट्स ऑल विमेन टीम फॉर कॉन्टीजेंसी ड्यूटीज़। किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कि उन्होंने पूरी ऑल विमेन टीम, सारे उन्हें विमेन ही इनवॉल्व होणगियां, उन्होंने डिप्लॉय करता कॉन्टीजेंसी ड्यूटीज़ नूं फुलफिल करने के लिए। कॉन्टीजेंसी मतलब जिहड़ियां सिचुएशन हो भी सकदियां, नहीं भी हो सकदियां, ठीक है। सो इन्हां सिचुएशन के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NDRF, नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। ਜਿਹੜੇ भी नैचुरल डिजास्टर्स होंगे ने उन्हां दे विच उत्थों दे लोकां नूं हैल्प प्रोवाइड करन दे लई, उन्हां नूं जो सेफ करन दे लई, तो ये रिस्पॉन्स वास्ते ये टीम बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है नैशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड NDRF। तो ये पूरियां सारियां एक विमेन की टीम बना दी गई है जिहड़ी कि हैल्प करेगी। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, NDRF। एज पर रिपोर्ट दिस इज द फर्स्ट ऑल विमेन रेस्क्यू टीम। पहली ऑल विमेन रेस्क्यू टीम है बिकॉज NDRF का काम होंगे रेस्क्यू करना। कोई फ्लड आ गया या फिर अगर तुसीं सुनिया होवे कि कुछ टाइम पहला पंजाब च एक बच्चा जो है बोरवेल च गिर गया सी, तो उसनों निकालने के लिए टीम आई, वो किहड़ी सी, NDRF की टीम। तो इस तरह अगर कोई भी कैलमिटी होंदी है, कोई कंडीशन होंदी है, तो उन्होंने टैकल करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए टीम आती है जो NDRF की होंदी है। तो वो हुण ऑल विमेन की टीम भी अवेलेबल है जिहड़ी कि ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर चुकी है। तो ये जी टीम है उसनों डिप्लॉय किया गया, कित्थे डिप्लॉय किया गया, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा इन गढ़मुटकेश्वर टाउन इन यूपी दे विच एक टाउन है गढ़मुटकेश्वर। तो आपको पता है यूपी किस बैंक के किनारे तो सिचुएटेड है, गंगा दे। तो उस जगह पर इन्होंने डिप्लॉय किया गया
ਐਂਡ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕਾफ़ी ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ NDRF ਨੇ। Next, the PM Cares Fund Trust has allocated rupees 201 crores for installation of which equipment। तो PM Care Fund Trust है उसने 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। तो PM केयर फंड ਤੁਹਾਨੂੰ मे बी याद ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 136 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 136 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਪਾਈ, RTI ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਨੀ ਆਫ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, PMO ਆਫਿਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਾ PM ਆਫਿਸ, ਉਹ ਤਾਂ RTI ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ RTI ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਣ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 201 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਫੋਰਸਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਫਲੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। PM Care Fund allocates over 201 crore to boost medical oxygen supply। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 162 ਡੈਡੀਕੇਟਡ PSA ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ, how many wildlife species are under the recovery program for critically endangered species in India। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਜੋ IUCN ਹੈ, IUCN ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲਿਸਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹ 100 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ IUCN ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੀਸਟ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋ ਗਈ, ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 22 ਸਪੀਸੀਜ਼, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ A ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। Presently, 22 critically endangered species have been identified under this program। तो ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
थर्ड वारी है, मतलब पहला इस तो पहला 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके ने, तीसरा ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2031 ਤੱਕ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, तो इसनू फॉर्मुलेट किया गया है, 22 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ਨੂੰ एंटर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, which high court recently ruled that advertisement of any article using the name of any god is illegal। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया कि अगर कोई भी आर्टिकल स्पैसिफिक, मतलब कुछ भी हो सकता, कोई परसन या फिर कोई कंपनी किसी आर्टिकल ਨੂੰ सेल कर रही है ऑन द नेम ऑफ द गॉड ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ वो बिल्कुल ही इलीगल है। बिकॉज गॉड अगर आप गल करिए तो एक सुपर नैचुरल पावर है, उसनों ਆਪਾਂ यूज़ नहीं कर सकते उसके नाम ਨੂੰ किसी आर्टिकल ਨੂੰ सेल करने ਲਈ। बिकॉज अपने इंडिया ਵਿੱਚ मोस्टली लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੋਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਉਸੇ ਗੋਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਫॉर द सेक ऑफ गॉड ही उस चीज़ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। द औरंगाबाद बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, औरंगाबाद का बेंच सी, मतलब कुछ जजेस का बेंच बनया, तो उन्होंने डिक्लेयर किया इस तरह की एक्टिविटी ਨੂੰ इलीगल। औरंगाबाद की गल आई है तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए, कल ही आप एक क्वेश्चन डिस्कस किया सी कि औरंगाबाद का रीनेम हो रहा, उसनू रीनेम करके एक ਉਹਦਾ नाम रख रहे ने सांबा जी महाराज, जो ਇਹਦੀ जगह का नाम रखा गया। सो इसे दी बेंच ने इसनू डिक्लेयर किया है। हुण ये मैटर क्यों सामने आया, किसी ना किसी ने तो कंप्लेंट की होएगी। सो एक पटिशन फाइल हुई सी एक किसी परसन द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि जड़े हनुमान चालीसा यंत्र हैगे ने उन्हां दी सेल हो रही है। सो उन्हां दी एडवरटाइजमेंट हो रही आ, कोई यंत्र होणगे उन्हां दे नाम हनुमान चालीसा यंत्र रखता, मतलब आपदे जिवें टेप रिकॉर्डर या कुछ भी चीज़ नूं सेल करन दे लई ना उन्होंने हनुमान चालीसा यंत्र ही रखता उहदा नाम, तां ये बिल्कुल गलत है। इहदे अगेंस्ट पटिशन फाइल हुई, उस पटिशन दे विच यही डिसीजन आया कि इस तरह दी एक्टिविटीज़ बिल्कुल गलत ने, इलीगल ने, इन्हां नूं रोकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Greenpeace report, which country is the largest emitter of SO2 in the world। तो Greenpeace की रिपोर्ट आई है, उन्होंने अकॉर्डिंग किहड़ी कंट्री सब तो लार्जेस्ट emitter हैगी आ SO2 की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि SO2 किहड़ी बला है। तो SO2 की है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन के सब तो ज़्यादा जिहड़ी कंट्री सब तो अगे आई है वो है इंडिया, अपनी प्यारी कंट्री इंडिया, जिहदे अजकल हर एक चीज़ के आप अगे होने हैं। कोविड-19 का इंपैक्ट होया अपनी इकोनॉमी ते सब तो ज़्यादा, इंडिया की इकोनॉमी -23.9% से श्रिंक होगी, इनू -23.9 का जोड़ा इंपैक्ट पाया इंडिया ते। पॉपूलेशन की गल करिए तो इंडिया के बहुत ज़्यादा पॉपूलेशन है, कुछ टाइम के ही आप चाइना नू क्रॉस कर देंगे पॉपूलेशन के मामले। दैन अगर एयर क्वालिटी की गल करिए तो सब तो वर्स्ट एयर क्वालिटी कितने होंगी है इंडिया के। उस तरह SO2 जोड़ा है वो सब तो ज़्यादा इमिट कितने होंगे इंडिया के। इन्ना ही रीजनस करके इंडिया जी हैल्थ आ वो इन्नी इंपैक्ट हो रही है। तुसीं देखो अगर कोविड-19 के इंपैक्ट की गल करिए ना तो इंडिया के लोगों के बाकी कंट्रीज़ नाल जिवें कि UK आ या फिर USA आ उन्होंने नालों बहुत घट इंपैक्ट होया। क्यों? बिकॉज आपां नूं ऑलरेडी गंदी जिहड़ी हवा है उहदे विच रहन दी आदत हुंदी है, अपनी जिहड़ी एयर है वो इन्नी ज़्यादा पोल्यूटेड है, अलग अलग जिहड़े इहदे विच सबसटैंसिस हैगे ने जिवें SO2 PM 2.5 अलग अलग पार्टिकुलर मैटर 2.5 वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ां होंदियां जिहड़े पार्टिकल्स अपनी एयर दे विच घुम रहे ने, आपां उस तरह की गंदी ही एयर नूं आपने इनहेल कर रहे आ। तो अपने ते छोटे मोटे वायरस का असर ही बहुत घट होंदा है। जिवें कि अगर तुहानूं याद होवे जदों USA के प्रेजिडेंट ओबामा इंडिया दे विच आए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ रूम सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एयर प्यूरीफायर्स लगाए हुए सी ताकि फ्रैश एयर लै सकन। तो जल्दी जल्दी चले भी गए सी बिकॉज अगर वो कहते थोड़ा टाइम भी मैं इस हवा च होर एक्सपोज होया तो मेरी हैल्थ इंपैक्ट होएगी। सो इंडिया दे विच इन्हां सब चीज़ों का रीजन की है कि इंडिया काफ़ी सारी चीज़ों काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट इमिट करता है। सो उस गिनती दे विच SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। सो इंडिया टॉप किया है। दैन अगर होर कंट्रीज़ की गल करिए तो रशिया सैकेंड प्लेस ते आ,
ਚਾਈਨਾ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਕੋ फोर्थ, ਦੈਨ ईरान, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਗ੍ਰੀਨ ਪੀਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਜੈਸਟ emitter ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਾਲਟਡ ਔਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDB ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ? ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਾਊਂਟ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ ਉਹ NDB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ A। ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਇਹ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ 2 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਪ ਵਿਊ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਪ ਵਿਊ ਆਫ ਬ੍ਰਿਕਸ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋ ਗਈ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਰਸ਼ੀਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗਾਂਧੀਨਗਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਰਾਈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਐਂਡ ਵੰਸਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਬਕ ਤੇ ਗੀਰ ਫੋਰੈਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਚਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ NTT, NI ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, SSC, CHSL, CGL, ਦੈਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਚਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਚਸ ਆ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। So this is the end of the video. Till then, thank you. Bye bye. Take care.